तो दोस्तों आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 10th क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आना आते हैं। लगभग 25 तारीख को पेपर है ये। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और लॉन्ग आंसर भी देखेंगे, 2 नंबर की भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है मरकरी। मरकरी को हम Hg या पारा भी बोल सकते हैं, तो ये होता है। फिर दूसरा है कि हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति होती है, तो ये अम्लीय प्रकृति होती है। क्षारीय में क्या होता है, क्षारीय में OH होता है, OH-। उदासीन में क्या होता है, H+ किसके बराबर होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड के बराबर होता है ये, इसीलिए ये भी नहीं। तो इसका आंसर होगा अम्लीय। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि धावन सोडे के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी है। तो धावन सोडे के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या क्या है। तो धावन सोडे का सूत्र होता है NA2CO3 इंटू 10H2O। तो ये फार्मूला होता है। तो इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 10। तो इसका आंसर होगा 10। तो अगला क्वेश्चन है कि ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला कौन सा तत्व। सबसे पहले एक तत्व होता है पोटेशियम। पोटेशियम और एक होता है Na यानी कि सोडियम। ये Na सोडियम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पोटेशियम यानी K। ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो एथेनॉल की अभिक्रिया कराएंगे। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम से करा रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, C2H5ON और बाहर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो हम इसे संतुलित करेंगे तो 2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसमें क्या होती है, ब्रोमीन। इसमें कोई भी क्वेश्चन है मगर इसमें होती है ब्रोमीन। तो इसका आंसर होगा ये ब्रोमीन। तो अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड का क्या फॉर्मूला होता है, Pb+2 और नाइट्रेट का NO3-1। इनका क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्रॉस गुणा में क्या मिलेगा, PbNO3 को 2। तो ये आंसर होगा फर्स्ट। तो हम 8वां क्वेश्चन देखें कि एंटीमनी क्या होती है। एंटीमनी उपधातु होती है। श्रृंखलन का गुण किसमें पाया जाता है, जो श्रृंखला बना सकती है। श्रृंखला का गुण केवल कार्बन में पाया जाता है। कार्बन की श्रृंखला बनती है, कुछ भी हम कार्बन हम Na को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका मतलब C। तो कार्बन श्रृंखला C, कार्बन बना सकते हैं। कौन सा धातु ठंडे जल के साथ H2 बनाता है। ठंडे जल के साथ क्या बनाता है, H2। ठंडे जल के साथ कौन H2 बनाता, तो इसका आंसर होगा पोटेशियम ठंडे धातु के साथ जल बनाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि CH3COONA+ को एरो CH4 प्लस Na2CO3। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यानी यहाँ कितने, 1, यानी यहाँ कितने, 2। तो यहाँ पर Na वाला आएगा तो ये भी गया और ये भी गया और ये भी गया। तो इसका आंसर होगा NaOH। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 12वां कि कार्बोनेट आयन की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया विधि। क्या पूछ रहा है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की सीमित आयु पर उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया विधि पूछ रहा है। तो इसका होगा भर्जन। तो अगला क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, Al2CO3। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि CaCO3 एरो CO प्लस CO2 इनमें कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें अभिक्रिया होगी अपघटन। ठीक है। तो कीटोन क्या है,
कीटोन क्या है देखो, कीटोन ऑन यानी ऑन प्रोपोन, ये मेथेनॉल है, नाल है, ईन है, तो इसका आंसर होगा प्रोपेन। तो अब हम देखेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन की दूरदृष्टि दोष क्या है, कारण और निवारण, निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण और निवारण, साबुन पीओपी बनाने की विधि, प्रकाश का परावर्तन के नियम, आइरिस की परिभाषा। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले क्या है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो मानव नेत्र दूरदृष्टि दोष में पाया जाता है। दूरदृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति को दूर का स्पष्ट दिखाई देता परंतु पास का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष होगा। तो इसका कारण होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। तो इसका कारण होता है कि नेत्र लेंस से वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। और इसका निवारण होगा, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या बोल रहा है कि जब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा कि जब व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है। तो कारण इसका होगा कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना और गोलक के व्यास का बढ़ जाना। तो इसका निवारण होगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी पर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक ना एक तो इसमें पेपर में आना ही है। तो हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस नियम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश के कुछ नियम होते हैं, जैसे आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित, तीनों एक ही बिंदु पर आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं इनके। ये है प्रकाश का परावर्तन। हम गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है कि दर्पण का ध्रुव, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसके आगे तीसरा है कि वक्रता त्रिज्या, ये इंपॉर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसकी अगली परिभाषा है कि मुख्य दर्पण के वक्रता केंद्र ध्रुव से जाने वाली रेखा उस दर्पण को मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है मुख्य फोकस, किसी दर्पण को मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश किरण के परावर्तन के बाद उस बिंदु पर मिलती है उस को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है फोकस दूरी। दर्पण को ध्रुव P के मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो अगला आता है दर्पण के द्वारक, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन हो सके उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये थी दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है, वे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इनका फार्मूला होता है, ये बोर्ड परीक्षा में इसका फार्मूला भी पूछते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है कि जो कि एकल बंध में होता है। इसके नाम के अंत में इन जोड़ देते हैं इनके, तो जैसे कि इन्हें एल्केन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि देखो CnH2n+2, तो n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखा तो CH4 क्या होगा, मेथेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं जो कि एल्कीन एल्काइन। तो एल्कीन क्या होता है, बे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध पाया जाता है, अंत में इन लगाते तो इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जैसे n बराबर 1 रखने पर CnH2n तो n बराबर 1 तो कितना निकलेगा, CH2 इसका एक नाम क्या होगा, मेथीन। इसका नाम होगा मेथीन। तो n बराबर 2 रखने पर CnH2n तो इसका नाम होगा एथीन। इसका नाम क्या होगा, एथीन। ठीक है, तो अब आगे आता है एल्काइन।
एल्काइन क्या होता है? बे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाए जाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। इनके नाम के आगे आइन जोड़ देते हैं, अंत में आइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछ सकते हैं 1 नंबर में कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र है CnH2n-2। तो n बराबर बन रखने पर CnH2n-2 n बराबर बन रखने पर क्या निकला? CH क्या होता है? मेथाइन। CH क्या होता है? मेथाइन। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की और स्त्री पुरुष में गुणसूत्रों में अंतर बताइए। या कुछ भी पूछ सकते हैं कि मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए। तो अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव लिंग में निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि गुणसूत्र केंद्र में पाए जाने वाली न्यूक्लियो प्रोटीन प्रायः कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखते हैं तथा विभाजन के समय यह संघनित होकर दंडाकार, सर्पिलाकार, डंबलाकार या तंतुमय हो जाते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। इस कारण गुणसूत्र आनुवंशिक वाहक कहलाता है। गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण के संतति गुणसूत्र बनते हैं जो संतति कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। इनके DNA में विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं तो इनके के रूप में जो कि विशेष कोड के रूप में संदेश निहित होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े नर व मादा के में समान होते हैं। इन गुणसूत्रों को कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। स्त्री में 23वां जोड़ा सम युग्मजन XX गुणसूत्र वाला होता है तथा पुरुष में 23वां जोड़ा विषम युग्मजन XY का गुणसूत्र वाला होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र का हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स भी कहते हैं। इन्हें XX, XY से प्रदर्शित करते हैं। यह मनुष्य में लिंग निर्धारण की युग्म जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। जिन स्त्री में बने हुए युग्मक अंड में XY 22+X गुणसूत्र तथा पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक शुक्राणु 22+X तथा 22+XY गुणसूत्रों वाले अंडे बनते। निषेचन के समय नर व मादा में X या XY गुणसूत्र वाला अंड से मिलता है। इस फलस्वरूप युग्मजनन 44+XX या 44+XY गुणसूत्र हो सकते हैं। इस प्रकार लिंग का निर्धारण निषेचन के समय शुक्राणु के गुणसूत्र द्वारा ही होता है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र के अनुसार बनने वाले युग्मनज निम्नलिखित प्रकार से नर या मादा में शिशु में विकसित होते हैं, जैसे कि 44+XY बराबर लड़का तथा 44+XY बराबर लड़की। तो ये देखो इसका चित्र है। तो इसका चित्र समझो XY+XX जब मिलकर बनता है तो शुक्राणु अंड। तो ये इसका चित्र है। तो इसका चित्र देख लेना, बोर्ड परीक्षा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1 एम्पीयर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1 एम्पीयर को विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित हो तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा एम्पीयर होती है। Q बराबर फार्मूला होता है IT, I बराबर Q/T। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? I बराबर 1, Q कितना है? 1 और T कितना है? 1। तो I बराबर 1 एम्पीयर। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी चालक में विद्युत धारा की दिया जाए उसमें प्रवाहित होने वाली धन आवेश में दिशा में होती है, अर्थात विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो 1 कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए। एक और आता है कि 1 कूलम आवेश को परिभाषित Q बराबर IT, I बराबर 1 एम्पीयर और Q बराबर T बराबर 1 सेकंड। तो 1 कूलम निकले। यदि हम एकांक धारा को किसी चालक तार में एकांक समय तक प्रवाहित करें तब चालक तार में उत्पन्न आवेश 1 कूलम होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो ओम का नियम क्या होता है कि ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब, क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ व अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर मध्य उत्पन्न विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा V के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर भी तो उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। तब V बराबर V अनुक्रम से I, तो अनुक्रमानुपाती है तो एक R नियतांक लगा तो I बराबर V/R। तो ये ओम का नियम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।